हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। लास्ट टाइम पे हमने एलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़ा कि रिड्यूसिंग एजेंट एलिंगम डायग्राम यूज़फुल होता है सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के प्रोसेस की, उसमें कौन सा वाला रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा बेस्ट है हमारे रिएक्शन के लिए, इस चीज़ के लिए वो बेनिफिशियल है। एलिंगम डायग्राम की मैंने आपको लिमिटेशन भी बताई, क्या क्या लिमिटेशंस हैं उसकी, कि वो काइनेटिक्स नहीं बताता, केवल क्या बताता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, फिजिबल होगी रिएक्शन या नहीं होगी, और इक्विलिब्रियम को मानकर चलता है कि सारी रिएक्शन क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होती हैं, बट सारी रिएक्शन ऐसा होता नहीं है, रियल में नहीं होता। तो ये सब उसकी लिमिटेशन थी, कमियां थी, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। एलिंगम डायग्राम नया टॉपिक है इसी से रिलेटेड, उससे मेटलर्जी में एप्लीकेशन ऑफ मेटलर्जी के हमने इतने सारी प्रोसेस पढ़ दी, अब उस एप्लीकेशन का मेटलर्जी का यूज़ क्या है। स्टार्टिंग में चैप्टर के नाम में आपको मैंने बताया था कि चैप्टर का नाम है आइसोलेशन, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट का आइसोलेशन करना, ठीक है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, इसलिए हमें प्योर फॉर्म में निकालना है। ओर्स के फॉर्म में मिलता है, मेटल की हम यहाँ पे मेटल की बात करें तो इसलिए वो मेटलर्जी हो गया था। तो एप्लीकेशन ऑफ मेटलर्जी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी हम प्रोसेस लगाएंगे वो सारी मेटलर्जी में थे। अब मेटल्स को निकालना इसी की एप्लीकेशन है। फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हम पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, ऐसे बहुत सारी मेटल्स हैं जिनको निकालेंगे। यहाँ पर हम पहले जिंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक डज नॉट अकर इन नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म का मतलब है वो फ्री स्टेट में नहीं मिलती। कौन? जिंक जो है फ्री स्टेट में नहीं मिलते। फ्री स्टेट में मैंने आपको बताया था, आपका प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड ये फ्री स्टेट में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में, इट्स नॉट रिएक्टिव। बट ये जो फ्री स्टेट में नहीं मिलते इट मीन्स ये रिएक्टिव हैं, ठीक है, रिएक्टिव मेटल हैं। तो जिंक डज नॉट अकर इन नेटिव फॉर्म बिकॉज इट इज़ अ रिएक्टिव मेटल। द मेन ओर्स ऑफ द जिंक के जो मेन ओर हैं वो हैं जिंक ब्लेंड, द फार्मूला इज द जिंक ब्लेंड इज ZnS, जिंक सल्फाइड। कैलामाइन भी ओर है जिंक का, जिसका फार्मूला है ZnCO3। जिंकाइट भी एक ओर है, ZnO। द प्रिंसिपल ओर ऑफ द जिंक इज जिंक ब्लेंड। प्रिंसिपल ओर का मतलब है जो जिस ओर से हम अपने मेटल का एक्सट्रैक्शन करता है, इकोनॉमिकली जो बेनिफिशियल हो वो होता है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल ओर, ठीक है। तो हम जिंक का जो एक्सट्रैक्शन है वो जिंक ब्लेंड से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल जिंक ब्लेंड से पड़ता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कम खर्चे में हमें आसानी से जिंक मिल जाता है। तो जिंक ब्लेंड से हम अपना जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं, स्टेप लगाए जाएंगे कि पहले कंसनट्रेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कंसनट्रेशन है, फिर कैल्सिनेशन है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, फिर उसका रिडक्शन होता है, फिर लास्ट में रिफाइनिंग। तो वो सारे मेथड अब इसमें लगाने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, पहले क्रशिंग तो सब में करनी है, सब मेटल के एक्सट्रैक्शन में क्रशिंग तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो वो हम बार बार नहीं लिखेंगे, वो क्रशिंग हो चुकी होती है, क्रशिंग के बाद के स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज़ कंसनट्रेशन, क्रशिंग के बाद हम क्या करते हैं, द ओर इज़ कंसनट्रेटेड बाय, अब ये है जिंक ब्लेंड जो है वो जिंक सल्फाइड है। सल्फाइड के लिए हम कंसनट्रेशन के लिए कौन कौन से मेथड मैंने आपको बताए थे, हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड लीचिंग बताया था मैंने आपको, फ्लोथ फ्लोटेशन बताया था। तो फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड के लिए था, तो जिंक ब्लेंड ऑल्सो इज़ द सल्फाइड फॉर्म ऑफ द जिंक, सल्फाइड फॉर्म है जिंक की। तो यहाँ पर जो कंसनट्रेशन के लिए हम मेथड लगाएंगे, द ओर इज़ कंसनट्रेटेड बाय द फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड लगाने से क्या होगा कि जो सल्फाइड होते हैं वो ऑयल में डिज़ोल्व होते हैं बट वाटर में नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, ओर के साथ वाटर एंड ऑयल भी डाल देते हैं। तो जो हमारा जिंक सल्फाइड होगा यानी कि ओर होगा, वो ऑयल के साथ फोम बनाकर ऊपर सरफेस पर आ जाता है और उसे हम आसानी से अलग कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं तो वो नीचे ही रहती हैं। इस तरीके से मैं आपको फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो जिंक ब्लेंड का जो कंसनट्रेशन किया जाता है, मीन्स जो सैंड की इम्प्योरिटीज़ हैं, रॉक की इम्प्योरिटीज़ है, वो फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से अलग की जाती हैं। सेकेंड में आते हैं हम, जब कंसनट्रेशन ऑफ ओर हो जाता है, रोस्टिंग। अब सल्फाइड है तो कैल्सिनेशन तो नहीं होगा, कैल्सिनेशन मैंने आपको बताया था ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स के लिए होता है कैल्सिनेशन।
इस केस में सल्फाइड के केस में रोस्टिंग करते हैं, द कंसनट्रेटेड ओवर इज रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं एट अबाउट द 1200 केल्विन टेम्परेचर पर टू कन्वर्ट जिंक सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में, ऑक्सीडेशन हो जाता है। 2ZnS प्लस 3O2 गिव्स द 2ZnO जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। दिस जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसके फॉर्मेशन में, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये आपको मैंने पहले भी बता चुके हैं। थर्ड इज द ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन। रिडक्शन जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक बाय हीटिंग विद कोक, कोक के साथ, कार्बन के साथ इसको हीट करते हैं 1673 केल्विन टेम्परेचर पर इन अ वर्टिकल फायर क्ले रिटॉर्ट। अब आपको ध्यान आ रहा होगा ये प्रोसेस कैसी है, स्मेल्टिंग प्रोसेस है, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, पहले हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट किया रोस्टिंग के थ्रू, फिर उसके बाद उस ऑक्साइड से हम मेटल निकालेंगे, जिंक मेटल, दिस इज़ द रिडक्शन। अब रिडक्शन है स्मेल्टिंग के थ्रू होगा। ZnO रिएक्ट विद द कार्बन, कार्बन रिड्यूस द ZnO, कार्बन जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ZnO को रिड्यूस कर देगा किसमें, जिंक में, और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब हमें क्रूड मेटल जो थर्ड स्टेप जो हम बोल रहे हैं उसमें हमें एक मिलता क्या है, मतलब थोड़ी बहुत उसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को हम अलग करते हैं रिफाइनिंग के थ्रू। तो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज़ रिफाइंड बाय द, यहाँ पर हम दो मेथड यूज़ कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। दोनों मेथड से हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं, प्योर जिंक मेटल। फर्स्ट इज़ बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हम यूज़ करेंगे रिफाइनिंग के लिए, यानी प्योरीफिकेशन के लिए, जो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए, उसके लिए डिस्टिलेशन। एक होता है नॉर्मल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड नॉर्मल डिस्टिलेशन जो है वो यूज़ किया जाता है जब दो लिक्विड के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो, तब हम उसको यूज़ करते हैं। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उनके बीच में डिफरेंस, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। इम्प्योर जिंक, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जिंक के प्योरीफिकेशन के लिए। इम्प्योर जिंक कंटेन्स, जो इम्प्योर जिंक है, जो हमें यहाँ से जिंक मिला थर्ड स्टेप के बाद, रिडक्शन के बाद, उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ ऑफ कैडमियम, कैडमियम, लेड एंड आयरन, ये तीनों इम्प्योरिटीज़ में हो सकती हैं। तो कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट 1073 केल्विन एंड लेड का बॉइलिंग पॉइंट 2024 एंड आयरन का 3273 केल्विन होता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द जिंक, जबकि जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 1183 केल्विन। द इम्प्योर मेटल्स में करेंगे क्या, जो इम्प्योर मेटल है पहले हम इसको हीट करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, तो सबसे जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, दो का है बॉइलिंग पॉइंट, आप जिंक के बॉइलिंग पॉइंट को देखिए 1183 और कैडमियम के बॉइलिंग पॉइंट को देखिए 1073। जो हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो कैडमियम और जिंक दोनों, पहले कैडमियम वेपराइज होगा, कंडेंस्ड होके दूसरे कंटेनर में आ जाएगा, ठीक है। कंडेंसर हम इसलिए लगाते हैं ताकि ठंडा हो जाए वेपर को, वेपर किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। फिर जिंक का भी उसके पास में ही है उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो वो भी वेपराइज होगा 1183 केल्विन पर। जैसे ही दोनों वेपराइज होंगे तो हमने हीट करना बंद कर देना है, और नीचे फ्लास्क में जो डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है उसमें क्या रह जाएगी आपकी इम्प्योरिटीज़, आयरन और लेड की, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उससे ज़्यादा होता है कैडमियम और जिंक से, तो वो पहले वेपराइज होंगे और पीछे जो छूट जाएगा फ्लास्क में वो आयरन और लेड की इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाएंगे। लिखा भी है यहाँ पे द इम्प्योर मेटल इज डिस्टिल वैन, जब इम्प्योर मेटल को हम डिस्टिल करेंगे वैन जिंक एंड कैडमियम विद लो बॉइलिंग पॉइंट, जिंक और कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह से डिस्टिल ओवर, ये डिस्टिल हो जाएंगी, लीविंग बिहाइंड, क्या छोड़ देंगे पीछे, लेड और आयरन को, Pb एंड Fe। द बॉइलिंग पॉइंट, जो हमें दूसरे कंटेनर में जिंक और कैडमियम की जो लिक्विड फॉर्म में जो हमें मिला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द जिंक एंड कैडमियम आर ऑल्सो डिफरेंट, दोनों के डिफरेंट होते हैं। फिर से हम इनको सब्जेक्ट करेंगे, देखिए देयरफॉर द मिक्सचर ऑफ द जिंक एंड कैडमियम, जिंक एंड कैडमियम के मिक्सचर को फिर से हम अगेन सब्जेक्टेड टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे व्हेन लो बॉइलिंग, धीरे धीरे बॉईल करके। कैडमियम क्या होगा, कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट है कम, किससे, जिंक से, तो वो पहले वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही वेपराइज होता है कैडमियम वेपर के फॉर्म में निकलेगा और कंडेंस होकर दूसरे कंटेनर में हम उसे निकाल लेंगे, और जो हमारा जिंक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कैडमियम से ज़्यादा है तो वो नीचे बिहाइंड उसको पीछे छोड़ते हुए डिस्टिलेशन फ्लास्क में चले जाएंगे। हम हीट करना बंद करेंगे तो जिंक मेटल हमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में, जबकि वेपराइज जो फॉर्म निकली वो कैडमियम की थी। इस तरीके से हम जिंक मेटल का प्योरीफिकेशन करते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के साथ साथ एक और मेथड हम यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ द
जिंक मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक की बात है यानी कि इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ करेंगे। तो इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर जेडन यानी कि इम्प्योर जिंक का एनोड, ठीक है, इम्प्योर जिंक का एनोड रहेगा, वाइल अ प्योर जिंक प्लेट, उसी मेटल का प्योर जिंक की प्योर मेटल जिंक की कैथोड रहेगा। एंड द इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होगा वो भी मेटल, उसी मेटल का सॉल्ट होगा कोई। सपोज़ यहाँ पे यहाँ पे जिंक मेटल का प्योरिफिकेशन कर रहे हैं तो इम्प्योर जिंक का एनोड, प्योर जिंक मेटल प्लेट होगी वो कैथोड की तरह एक्ट करेगी, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा सोल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट का होगा, मतलब उसी मेटल का कोई भी सॉल्ट। and the small amount of the dilute H2SO4. The electrolyte is the ZnSO4 containing a small amount of the dilute H2SO4. On the passing current, जब करंट पास होगा बैटरी से जोड़ दिया जाएगा तो Zn जिंक आयन जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट में से कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज और Zn पॉजिटिव आयन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो वो कैथोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड वाइल एन इक्विवेलेंट, उतनी ही अमाउंट में एनोड से जो इम्प्योर जिंक मेटल था वहाँ से जिंक के आयन इलेक्ट्रोलाइट में डिज़ोल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, उतनी अमाउंट में जितनी अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर जिंक आयन जा रहे हैं। तो इस तरीके से देयरफॉर प्योर जिंक इज ऑब्टेन्ड ऑन द कैथोड, कैथोड पर हमें प्योर जिंक मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक, यूजेस ऑफ जिंक। जब हमें प्योर जिंक मिल जाता है उसके बाद यूज़ क्या है जिंक का। जिंक इज़ वाइडली यूज फॉर द गैल्वेनाइजेशन आयरन। आयरन के गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के लिए हम जिंक को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? आयरन जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन द आयरन, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, ठीक है। तो आयरन के ऊपर जिंक की लेयरिंग कर दी जाती है ताकि रस्टिंग ऑफ आयरन से बचा जा सके, इसी को हम गैल्वेनाइजिंग आयरन कहते हैं। जिंक इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम यूज़ करते हैं बाय द साइनाइड प्रोसेस। लीचिंग में मैंने आपको बताया था लीचिंग में किस तरीके से जिंक डिस्प्लेस कर देता है और उसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और हमारा सिल्वर या गोल्ड मेटल हमें मिल जाते हैं। थर्ड वन इज़ द जिंक इज़ यूज्ड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में यूज़ करते हैं जिंक का। कैसे यूज़ करेंगे? एज अ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की तरह इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द मैनी एलॉयज़, एलॉयज़ की तरह यूज़ करते हैं ब्रास या जर्मन सिल्वर या एट्सेट्रा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। जैसे हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक किया वैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन भी है। इट इज़ अ रिएक्टिव मेटल एंड डज नॉट अकर इन द नेटिव स्टेट। ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते अर्थ क्रस्ट में। इन इट द कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में कौन कौन सी फॉर्म में मिलेंगे? अकर्स एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड, ठीक है। द कॉमन ओर्स ऑफ द आयरन, आयरन के जो कॉमन ओर हैं वो हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट Fe2O3 3H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइट FeS2, सिडेराइट FeCO3। ये सारे कॉमन ओर्स हैं किसके? आयरन के। इन द अर्थ क्रस्ट में क्या है कि आयरन पायराइट मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल है, ठीक है। FeS2 जो है आयरन पायराइट वो अबंडेंटली अवेलेबल है, लेकिन हम हेमेटाइट को इसका प्रिंसिपल और मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि FeS2 अबंडेंटली अवेलेबल है लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है उससे एक्सट्रैक्ट करना आयरन को, यानी कि इकोनॉमिकली क्या है? मोर एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू हेमेटाइट। इसलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल और हम एक्सट्रैक्शन आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रिंसिपल और यूज़ करते हैं वो हेमेटाइट करते हैं। हेमेटाइट से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आयरन इज़ यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड फॉर्म से हेमेटाइट Fe2O3, ठीक है। इसके वैसे ही स्टेप है जैसे जिंक के थे। फर्स्ट सबसे पहले तो क्रशिंग तो आपको करनी ही है। फर्स्ट इज़ कंसंट्रेशन में द ओर इज़ क्रश्ड इन जॉ क्रश करने के बाद जॉ क्रशर में ओर को इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। बड़े बड़े पीसेस में ओर्स होते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं। कब? जब उनको जॉ क्रशर में क्रश किया जाता है। एंड द क्रश ओर, उसके बाद क्रश ओर इज़ कंसनट्रेटेड बाय। अब इसको क्या करना है? कंसंट्रेशन करना है। तो कंसंट्रेशन हम कौन से मेथड से कर सकते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आयरन में मैग्नेट पावर होती है। मैग्नेट अगर हम यूज़ करें तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हम मैग्नेटिक मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। और हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड भी। कंसंट्रेशन में क्या होगा? जो सैंड की इम्प्योरिटीज़ हैं, रॉक के मटेरियल की जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो कंसंट्रेशन के टाइम हट जाएंगी। आपको पता है जो सैंड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड के टाइम
जो आयरन जो होगा हैवी मेटल है तो वो नीचे बैठ जाएगा, और जो हल्की लाइटर इम्प्योरिटीज़ होंगी वो पानी के साथ, वाटर के साथ चली जाएंगी। इस तरीके से हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड में हम करते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक सेपरेशन में रोलर होता है, रोलर घूमता रहता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, आयरन होगा, वो उसके मैग्नेटिक मटेरियल के पास जाके गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा थोड़ा दूर जाके गिरेगा। इस तरीके से 2 ढेर हमें मिलते हैं, इससे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं। सेकेंड वन इज़ कंसंट्रेशन के बाद कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, रोस्टिंग नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज़ करेंगे? कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इसलिए नहीं क्योंकि सल्फाइड नहीं है, सल्फाइड के लिए हम रोस्टिंग यूज़ करते हैं, बट इन केस ऑफ दिस आयरन ऑक्साइड कैल्सिनेशन यूज फॉर द ऑक्सीडेशन। द कंसनट्रेटेड ओर इज देन कैल्सिन्ड। कैल्सिन में करते क्या है? हीटेड जेंटली या स्ट्रांगली इन अ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लिमिटेड एयर। कई बार हम एब्सेंस में ही करते हैं इसकी रिएक्शन कैल्सिनेशन में, बट सम टाइम इन केस ऑफ द दीज केस प्रेजेंस ऑफ द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जबकि रोस्टिंग में हमने क्या एक्सेस ऑफ एयर यूज़ किया था, मतलब हम उसमें ज़्यादा अमाउंट में एयर यूज़ करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ कैल्सिनेशन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। ड्यूरिंग प्रोसेस के टाइम होगा क्या? बहुत सारी रिएक्शन चेंजेस होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन कंसंट्रेशन में हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड यूज़ किया है, तो वहाँ पर मॉइस्चर भी रहेगा, थोड़ा बहुत पूरा हटाने के बाद ही मॉइस्चर रह जाता है। तो जब हम हीट करेंगे कैल्सिनेशन के टाइम तो वहाँ पे मॉइस्चर रिमूव्ड होगा। तो फर्स्ट इज़ मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड। सेकंड वन इज़ द इम्प्योरिटी सच एज, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी सल्फर की, फॉस्फोरस की, आर्सेनिक की, आर कन्वर्टेड। वो इम्प्योरिटीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी, विच आर वॉलेटाइल, जो कि वॉलेटाइल होती है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बाहर निकल जाती है। कौन कौन सी इम्प्योरिटी? सल्फर की इम्प्योरिटी तो ऑक्सीजन के साथ SO2 बनाएगी, SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। एंड आर्सेनिक की हुई तो वो ऑक्सीजन के साथ S2O3 बनाकर रिलीज हो जाएगी इन अ वॉलेटाइल फेज। P4 अगर फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी हो तो SO2 के साथ रिएक्ट करके P4O10 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। जब ये सारी गैसेस बाहर निकल रही हैं तो वो कुछ पोर बनाकर निकलेंगी, मतलब और कैसा हो जाएगा? पोरस हो जाएगा। इन सम फेरस कार्बोनेट, अगर फेरस कार्बोनेट भी प्रेजेंट है तो अब क्या होगा? FeCO3 इज कन्वर्टेड टू FeO, फेरस ऑक्साइड प्लस CO2 रिमूव होती है। फेरस ऑक्साइड अगर प्रेजेंट है गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? फेरिक ऑक्साइड में। 4FeO प्लस O2 गिव्स द 2Fe2O3। इस तरीके से ये पूरा कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा स्मेल्टिंग होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन हमने कर लिया है, इसके बाद रिडक्शन होगा। रिडक्शन की पूरी स्मेल्टिंग की प्रोसेस हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि वो लेंथी है थोड़ा। ब्लास्ट फर्नेस में कराई जाती है इस प्रोसेस को, वो हम कल डिस्कस करेंगे। इसमें से आपको कुछ भी समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।